हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने डीसी सर्किट के 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इस लेक्चर में हमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक देखना है। हम देख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 21वां है, 21st क्वेश्चन, वो क्या आपका, फॉर सर्किट शोन बिलो वोल्टेज V1 विल बी। ओके बेटा, वोल्टेज V1 विल बी क्या होगा? ये क्वेश्चन एसएससी जेई के हैं। जितने क्वेश्चन अभी कर रहे हैं सभी एसएससी जेई के क्वेश्चन है। और चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले तो इसमें अप्रोच कौन सा हमें लगाना चाहिए। हमें हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है। इस दोनों के बीच में, इस दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जिसको हमने V1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है ना, निरूपित कर रखा है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। अब देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए या तो हमें केवीएल लगाना चाहिए या केसीएल लगाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, या तो हमें नोड एनालिसिस लगाना चाहिए या फिर हमें मेश एनालिसिस लगाना चाहिए। इस दोनों में कोई करना चाहिए कि नहीं? अब देखिए क्या है कि मैं आपसे बता दूं, मेश एनालिसिस के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। और वो लिमिटेशन क्या है कि अगर किसी सर्किट में करंट सोर्स है, क्या है, करंट सोर्स है ना, आप ध्यान से सुनिए, करंट सोर्स है। जैसे यहाँ पर क्या है, करंट सोर्स है, यहाँ पर क्या है, करंट सोर्स है। तो वहां पर क्या है कि मेश एनालिसिस लगाना डिफिकल्ट होता है ना। फिर उसके लिए क्या है कि सुपर मेश वगैरह की से उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो सुपर मेश में जाने के बजाय, है ना भाई, हमने देख लिया, जैसे देख लिया हमारा जो सर्किट है, इस सर्किट में दो करंट सोर्स है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। हम इसको मेश एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं या फिर नोड एनालिसिस से कर सकते हैं। अब मेश एनालिसिस में दिक्कत क्या आएगी कि मेश एनालिसिस में भाई जो सिंपल मेश एनालिसिस होता है उसमें अगर इसको सॉल्व करें तो दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या है ना, ये पता नहीं होता। किसी भी करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा ये फिक्स नहीं होता। फिक्स सिर्फ ये होता है कि करंट कितना फ्लो होगा। वैसे ही किसी भी आपका वोल्टेज सोर्स जो है ना आपका, के थ्रू करंट कितना फ्लो होगा ये फिक्स नहीं होता। फिक्स क्या होता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, है ना। करंट सोर्स के अक्रॉस क्या फिक्स होता है कि करंट कितना फ्लो होगा करंट सोर्स के थ्रू। वोल्टेज उसके अक्रॉस कितना होगा हम नहीं कह सकते हैं, कुछ भी वैरी कर सकता है एक रेंज में। वैसे वोल्टेज सोर्स में भी आपका करंट वैरी कर सकता है। ये फिक्स क्या करता है कि हाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर चूंकि ये जो हमारे करंट सोर्स है, करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा पता है ही नहीं, हम इसमें केवीएल लगाएंगे कैसे? जब केवीएल लगाएंगे नहीं, हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे नहीं, तो मेश एनालिसिस लगाएंगे कैसे? इसलिए क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको क्या है करंट सोर्स दिख जाए, वहां पर क्या है कि आप नोड एनालिसिस लगाए करिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं नोड एनालिसिस से। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हम रेफरेंस नोड, सबसे नीचे वाला नोड को हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस नोड। ये क्या आपका रेफरेंस नोड। और यहाँ पर बाकी इस नोड को, ये सभी क्या है रेफरेंस नोड से क्या है जुड़े हैं आपके, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ओके, अब नोड दूसरे बन कितने हैं? एक तो नोड यहाँ बन रहा है कि नहीं, और एक नोड हमारा यहाँ बन रहा है दूसरा। इसको आप नोड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का है, पोटेंशियल यहाँ का है, उतना ही पोटेंशियल यहाँ का है, उतना ही पोटेंशियल यहाँ का है। ठीक है ना। तो ये नोड हमने इसका नाम ऑलरेडी V1 है भाई। इसके रेस्पेक्ट में क्या है कि जब जिसको रेफरेंस नोड बोलते हैं ना, रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज हमें देखना होता है, इसके सापेक्ष में यहाँ वोल्टेज देखना होता है। और इसके सापेक्ष ऑलरेडी वोल्टेज V1 यहाँ दिया गया है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा V1। और यहाँ का वोल्टेज हम मान लेते हैं V2। ओके, यहाँ का वोल्टेज V2 मान लेते हैं। अब इस दोनों ही नोड पे हम क्या लगा देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, नोडल एनालिसिस। तो देखिए पहले नोड पे अगर मैं लिखूं, पहले नोड पे अगर की मैं अगर बात करूं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो क्या है 10 एम्पियर का एक करंट यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर एक करंट आपका जा रहा है। ये करंट कितना जा रहा है भाई? तो मैं, ये जो आपका करंट सोर्स, ये जो आपका रजिस्टर है, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो यहाँ V1 है, यहाँ 0, तो डिफरेंस कितना है? V1 माइनस 0। V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई यहाँ का रजिस्टेंस। ठीक है ना। और इधर भी एक करंट जा रहा है, तो इधर करंट कितना जा रहा है भाई? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जो आपका V1 है ना, V1 पर हमारा जो है ना आपका नोड एनालिसिस क्या लगेगा, हम क्या आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव मानते हैं, तो -10, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है, प्लस यहाँ करंट क्या हो जाएगा भाई, हमने इसको आउटगोइंग मान लिया, तो यहाँ करंट कितना होगा, ये माइनस ये, तो ये तो 0 है आपका, क्योंकि रेफरेंस मान रखा है। V1 माइनस 0 मीन्स V1 डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ कितना हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है कि यहाँ पर हमारा नोड पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन हम यहाँ के लिए लिखते हैं। यहाँ के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए यहाँ से कितने ब्रांचेज कनेक्टेड है, 1 2 3 4, जिसमें क्या है कि एक आउटगोइंग करंट है जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं।
तो यहां वाला करंट क्या होगा इस दिशा में, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। चूंकि हमने इस दिशा का करंट माना था, ये दिशा, इस दिशा में जाने वाला करंट इस नोड के लिए आउटगोइंग करंट होगा, इसलिए हमने यहां पर प्लस साइन दिया, V2 माइनस V1 बाई 2। ओके, प्लस आई होप आपको बेसिक जो है ना नोड एनालिसिस तो आता ही होगा। ओके, तो चलिए V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहां के लिए क्या लिखें, V2 डिवाइडेड बाई 4, V2 माइनस 0, V2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहां के लिए कितना हो जाएगा, ये आउटगोइंग करंट 5 एम्पियर का है तो 5 जोड़ देते हैं, और यहां कितना हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई 4 फिर से इक्वल्स टू 0। तो हमारा इक्वेशन यहां से क्या बनेगा, यहां से हम इक्वेशन बनाते हैं, यहां से पहले बना लेते हैं, कितना इक्वेशन आएगा भाई, V2 माइनस V1 बाई 2 प्लस V2 बाई 4 प्लस V2 बाई 4 कितना हो जाएगा, V2 बाई 2 इक्वल्स टू -5। और यहां से हमारा कितना आ जाएगा, देखिए दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा V2 माइनस V1 प्लस V2, और इस 2 को इधर कर देंगे तो -10। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा -V1 प्लस 2V2 इक्वल्स टू -10, और थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देते क्या आ जाएगा, V1 माइनस 2V2 इक्वल्स टू 10। ये क्या हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन हम लिखते हैं, ठीक है, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि दूसरे नोट से आया, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, दूसरे नोट से आया है। पहले इक्वेशन हम यहां से लिखते हैं, यहां से कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 को उधर भेज देते हैं, कितना आ जाएगा V1 बाई 1 प्लस V1 माइनस V2 बाई 2 इक्वल्स टू 10, और यहां से कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आएगा तो 2V1 प्लस V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20, 2 उधर चला जाएगा तो इक्वेशन आ गया हमारा 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20। तो देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो पहला इक्वेशन हमारा कितना आ गया, 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20, 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20, ये पहला इक्वेशन हमारा आ गया, है ना। और दूसरा इक्वेशन कितना आ गया भाई, दूसरा इक्वेशन हम देखते हैं, दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दूसरा इक्वेशन कितना हमारा, V1 माइनस 2V2 इक्वल्स टू 10, V1 माइनस 2V2 इक्वल्स टू 10। अब कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के तरह तरह तरीके हैं। इस इक्वेशन में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये क्या इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, सॉल्व करना आपको आता ही होगा। हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस 2 इक्वेशन 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा 3V1 माइनस V2 बाई 20 इक्वल्स टू 20, और 3V1 माइनस 6V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30। माइनस करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, 1 में से 2 को माइनस करना है, साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 5V2, और कितना आ गया -10। तो V2 आ गया कितना हमारा -2 वोल्ट, V2 -2 वोल्ट हो गया, आ गया। तो फिर इसी इक्वेशन में रख देते हैं V2 का वैल्यू, तो V1 -2 इंटू -2 इक्वल्स टू 10। तो हमारा V1 कितना आ गया भाई, V1 कितना आ गया, V1 आ गया, V1 इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, इसको फिर से एक बार मैं लिख देता हूं, V1 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 10। तो V1 कितना आ गया, V1 आ गया 6 वोल्ट। तो जिसको हमें निकालना था उसका वैल्यू कितना आ गया 6 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 6 वोल्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इस सर्किट में V का वैल्यू क्या होगा। अब फिर से देखिए यहाँ पर क्या गया, करंट सोर्स आ गया, तो यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा दें, तो नोडल एनालिसिस लगा दें, तो यहाँ पर ये रेफरेंस नोड हो गया आपका, क्या हो गया रेफरेंस नोड, और यहाँ पर एक ही तो नोड बचा, उसके बाद से इसको हम मान लेते हैं क्या V1। इसको जब V1 मानेंगे, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगाया था, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा V1 प्लस 3। क्यों हो जाएगा भाई, V1 से 3 वोल्ट ज्यादा यहाँ का पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ एक बैटरी लगी है, बैटरी का ये टर्मिनल प्लस है, माइनस है, प्लस वाला क्या होगा, माइनस से 3 वोल्ट ज्यादा होगा, तो यहाँ का अगर V1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा V1 प्लस 3। तो जो हमें V निकालना है ये किसके बराबर है, V1 प्लस 3 के बराबर है। ये जो V है किसके बराबर, V1 प्लस 3 के बराबर है। ओके, अब क्या है कि देखिए आपको हम इस पर, ये जो हमारा नोड है ना, पहला नोड, इस नोड पर लिख लेते हैं KCL। यहाँ पर KCL क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 ब्रांच, पहला ब्रांच, दूसरा ब्रांच और तीसरा ब्रांच, ठीक है। तो पहले ब्रांच का तो करंट हमें पता है, जो कि इनकमिंग करंट है, कितना 3 एम्पियर। यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने लिख दिया -3, क्योंकि इनकमिंग को हम
नेगेटिव मानेंगे, आउटगोइंग को पॉजिटिव मानेंगे। यहां पर आउटगोइंग करंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, V1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1 मीन्स क्या हो जाएगा, V1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1। और यहां का निकालने के लिए क्या हमें यहां जाना चाहिए, क्योंकि आपका रजिस्टर कहां लगा है भाई, यहां लगा है, और जो रजिस्टर के दोनों टर्मिनल है हमारे ये और ये है, तो यहाँ का तो पोटेंशियल कितना है, जीरो, रेफरेंस से कनेक्टेड है। यहाँ का पोटेंशियल कितना है हमारा V1 प्लस 3। तो इस दिशा में जो करंट होगा उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 1। तो V1 प्लस 3 माइनस जीरो मीन्स क्या, V1 प्लस 3 सिंपली V1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितना, ये 1 ही तो है, 1। तीनों करंट का सम कितना होना चाहिए, जीरो, अकॉर्डिंग टू KCL यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है भाई, क्या आ जाएगा, V1 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 एंड 3 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 2V1 इक्वल्स टू 0। तो V1 कितना आ गया, 0, जब V1 0 आ गया तो V कितना आ गया, V आ गया हमारा 3 वोल्ट। ओके, ऑप्शन सी इज ट्रू। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। थोड़ी सी एकाग्रता आपकी बढ़ जाए इसमें, तो मेरा हर एक समय, है ना, मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप बिना क्या है ना कॉपी पेन के मत बैठा करिए, है ना, तब आपको मजा आएगा उसमें, है ना। इसलिए सब सुनने में मजा नहीं आएगा। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 2 हीटर्स रेटेड एट 1000 वाट एंड 250 वोल्ट ईच। हमारे पास 2 हीटर हैं, ओके बेटा, और रेटिंग कितनी है उनकी, वाटेज रेटिंग कितनी है 1000 वाट की, और वोल्टेज की रेटिंग कितनी है 250। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा उनके वाटेज के लिए, भाई वोल्टेज दिया गया है, तो फॉर्मूला P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R से इसका R निकालेंगे। दोनों हमारे एक ही जैसे हैं, तो जितना R पहले का होगा उतना ही दूसरे का होगा। तो यहां से अगर हम पुट करें तो कितना हमारे 1000 है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर में 250 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई R। तो हमारा R कितना हो जाएगा भाई, तो 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 1000। अब 250 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर गुना 100, और ये कितना हो जाएगा 1000, कट के 10 आएगा। 25 का स्क्वायर कितना आता है 625 बाई 10, ये कितना आ जाएगा 62.5 ओम। तो हमारा क्या है कि दोनों ही एक ही जैसे, चूंकि हमारे हीटर हैं, तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया 62.5 ओम। ओके, ये तो क्या है कि जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है ना उससे हमने निकाल लिया। अब क्या है कि आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको क्या है कि हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, क्रॉस 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी मींस। तो ये जो 250 दिया गया ना, क्या आपका आरएमएस वैल्यू है किसका, एसी का, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या आपका आरएमएस वैल्यू है एसी का, है ना, और एसी का फ्रीक्वेंसी मींस जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं ना डीएसी के केस में पी स्क्वायर, है ना, और पी इक्वल्स टू वी इंटू वाई लिखते हैं ना, पी इक्वल्स टू वी इंटू वाई। तो एसी केस में भी जो ये वी है ना, क्या आपका आरएमएस है, आई क्या आपका आरएमएस है। ओके, तो देखिए यहां पर क्या है कि ये 250 की सप्लाई में हमने इसको कनेक्ट किया है। द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वुड बी, किस परिस्थिति में, जब इन ऐसे दो हीटरों को, ठीक है ना, हीटर्स को हम क्या करें भाई 250 वोल्ट के 50 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के एसी सप्लाई के अक्रॉस सीरीज में कनेक्ट करें, ठीक है। तो हमारा देखिए सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, एक आपका हीटर हमने रेजिस्टेंस से उसको निरूपित कर दिया R, और दूसरा हीटर हमारा ऐसा ही R। और देखिए यहां पर क्या आपकी सप्लाई है, ये सप्लाई है, एसी सप्लाई है, कितना 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। अब देखिए इस सर्किट को क्या हम ऐसा लिख दें भाई, दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो 2R, टोटल दोनों मिलकर के कितना पावर ड्रॉ करेंगे यह पूछा गया है। दोनों का हमने कंबाइन कर दिया, कितना आ गया भाई प्लस माइनस, ठीक है 250 वोल्ट। अब देखिए यहां पर जो एसी करंट फ्लो होगा ना उसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, उसका होगा आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू 250 डिवाइडेड बाई प्रतिरोध 2R, और 2R कितना है भाई 2R, और 2R कितना है 250, और R का वैल्यू कितना है 62.5, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 62.5, जो कि कितना आ जाएगा 250 और डिवाइडेड बाई 125 125, कट के आ जाएगा कितना 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो दोनों हीटर है ना, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों बराबर क्या करेंगे करंट ड्रॉ करेंगे, और कितना करंट ड्रॉ करेंगे 2 एम्पियर का करंट यहां पर ड्रॉ करेंगे। अब 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेंगे तो भाई कितना पावर ड्रॉ करेंगे, ये तो बहुत आसान हो गया ना। यहाँ पर पावर ड्रॉ कितना हो जाएगा P इक्वल्स टू भाई आई स्क्वायर आर होता है कि नहीं, आई स्क्वायर और आर यहाँ पर कितना है 2R है। ये गलती हो सकता है क्योंकि दो हीटर की बात हो रही है, दोनों हीटर का हमने रेजिस्टेंस यहाँ कंबाइन कर दिया है, तो चूंकि दोनों हीटर कितने करंट पावर ड्रॉ करेंगे इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर R का वैल्यू R ना होकर के क्या होगा 2R होगा, दोनों हीटर की बात हो रही है। तो कितना हो गया भाई 4 आई स्क्वायर का वैल्यू,
और 2R कितना हो जाएगा 125, ये कितना आ जाता है 500 वाट। इसका मतलब क्या है, दोनों मिलकर के हमारा 500 वाट का क्या है कि आपका पावर कंज्यूम करेंगे। ओके, सप्लाई से ड्रॉ करेंगे। यहां पर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 24, द एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज। अब देखिए क्या है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे अभी यहाँ पर, लेकिन आपको बता दें कि जब हम क्या है कि किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट का ओके हम क्या है कि जब क्या निकालते हैं भाई, थेवेनिन इक्विवेलेंट वीटीएच लिखते हैं, और यहाँ क्या लिख देते हैं आरटीएच, जिसको कई बार क्या है कि हम आरएस भी लिखते हैं क्योंकि इसको हम सोर्स बोलते हैं, तो सोर्स का रेजिस्टेंस है। और क्या है यहाँ पर कोई लोड रेजिस्टेंस मान के चलिए कनेक्टेड है आपका, क्या कनेक्टेड है, लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है। तो कंडीशन क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कि भाई लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, को ये सप्लाई जो है ना मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर करेगा जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो, आपकी सोर्स के रेजिस्टेंस के बराबर हो। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, किसके बराबर भाई, सोर्स के रेजिस्टेंस के बराबर हो। उदाहरण के लिए क्या है कि सोर्स का रेजिस्टेंस कितना है आपका, अगर 50 ओम का है तो लोड का रेजिस्टेंस कितना होगा, जब 50 ओम, तभी क्या करेगा ये लोड जो ना अधिकतम आपका क्या करेगा, ड्रॉ कर पाएगा। और सोर्स क्या है कि मैक्सिमम पावर जो है ना ट्रांसफर कर पाएगा। अदरवाइज मान के लिए 50 का इसको हमने 40 रखा या 60 रखा, तो उस केस में यहाँ जो पावर ट्रांसफर होगा ना वो मैक्सिमम नहीं होगा। यही तो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो बहुत अच्छा डिटेल से अगर आप पढ़े तो आपको उसमें सब इसकी चर्चा होती है। तब इस क्वेश्चन के बहाने हम क्या है कि जो मेन पॉइंट है आपके, वो आप जो कि आपको जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई भी सप्लाई जो है ना आपका, वो क्या है किसी लोड को मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर करता है जब उस लोड का वैल्यू उस सप्लाई के रेजिस्टेंस के वैल्यू के क्या हो, बराबर हो। ठीक है ना, अब देखिए कि यहाँ पर आरएस क्या है कि आरएल के बराबर हो, हमने मान लिया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, या फिर ये आरएस के बराबर है, बात एक ही हुआ। ठीक, अब इस परिस्थिति में यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा भाई, यहाँ करंट कितना फ्लो होगा, आई इक्वल्स टू, भाई देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक पोटेंशियल आपका सोर्स है और दो रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड में, जो जहां की दोनों आपके क्या है, बराबर हैं। दोनों का वैल्यू कितना है, आर एल और आर एल, तो कितना हो जाएगा भाई, वीटीएच डिवाइडेड बाई आर टू आर एल। ये क्या हो जाएगा, करंट यहां से फ्लो होगा कि नहीं, ये वोल्टेज डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब लोड जो है ना, आप लोड का पावर कितना होगा, ये पीएल हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू आर एल, जो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर का, क्योंकि इसका प्रतिरोध तो कितना आर एल ही है ना, तो ये कितना आपका पावर कंज्यूम करेगा, ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से जो करंट जा रहा है उसका स्क्वायर इंटू ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर एल का स्क्वायर, देखिए इसका हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि आई के बराबर है, इंटू आर एल। आरएल से आरएल स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरएल। देखिए ये क्या है, पावर क्या है कि लोड को जो पावर है ना, वो उस पावर के बारे में हमने चर्चा कर दिया। अब एक काम करते हैं कि ये जो आपका जो सोर्स है ना, सोर्स ने पावर सप्लाई कितनी की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, ये कितना हो जाएगा भाई, तो सोर्स का वोल्टेज वीटीएच इनटू सोर्स में जो करंट, सोर्स के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, ये कितना हो जाएगा भाई, वीटीएच इंटू आपका भाई आई, आई किसके बराबर है, वीटीएच बाई 2 आरएल, वीटीएच डिवाइडेड बाई 2 आरएल, तो ये आ जाता है आपका वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आरएल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पर जो है ना पावर, जो आपका जो लोड है ना, लोड कितना पावर सप्लाई कर रहा है, वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आरएल, और लोड को मिल कितना रहा है भाई, वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरएल। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या नेक्स्ट पेज पे थोड़ा इसको लिख लेता हूं, नेक्स्ट पेज पर मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं। देखिए हमारा क्या है कि हमारा जो पावर सप्लाइड कितना है हमारा, वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आरएल, और लोड का पावर कितना है, वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरएल। अब ध्यान से देखिए आप, अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर इनपुट। ओके, तो सप्लाई का पावर और लोड का पावर, तो लोड का पावर कितना हो जाएगा, लोड का पावर, ये सप्लाई का पावर। अब लोड का पावर कितना हो गया, वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आरएल, सॉरी 4 आर है कि नहीं है, और ये कितना हो जाएगा, वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आरएल। अब कैंसिल होकर के कितना आएगा, 1/2 अर्थात 0.5। अब परसेंटेज में लिखेंगे तो 50%, तो एफिशिएंसी कितनी आई, 50%। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की एफिशिएंसी कितनी होती है, 50%। आपको इस बात को याद रखना है। अच्छा, एक और बात क्या है मालूम, आप बहुत आसानी से यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो बात क्या है, तो बात यह है, चूंकि भाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के स्थिति में, ये सर्किट में आपका
भाई सर सोर्स का रेजिस्टेंस लोड का रेजिस्टेंस तो क्या है, बराबर है। जब बराबर हैं तो इससे ये हमें समझना चाहिए कि जो भी ये सप्लाई करेगा ना उसका आधे आधे दोनों बांटेंगे। तो आधे आधे दोनों बांटेंगे, उसमें जो लोड बांटेगा वो तो यूजफुल होगा, लेकिन जो सोर्स बांट लिया वो तो यूजफुल नहीं माना, वो तो सोर्स के कमी के चलते हो गया। भाई सोर्स का अगर रेजिस्टेंस कुछ होता ही नहीं, ये तो बर्बादी ही नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने की स्थिति में जो भी ये पावर सप्लाई करता है उसके उसके पावर को आधे आधे क्या करते हैं, एक तो सोर्स खुद ही कंज्यूम कर लेता है और आधा क्या करता है वो लोड को भेजता है, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या उस केस में बराबर होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाती है 50% की। तो ये अपना आप में याद रखने वाली बात है। यहाँ पर तरह तरह के ऑप्शन आते ही 50% ही होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की स्थिति का एफिशिएंसी इस सर्किट के लिए या किसी भी सर्किट के लिए। अगर कोई सर्किट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 50% ही होती है। इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 25, वो क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन द 1 ohm रजिस्टर। 1 ohm रजिस्टर कहां है, यहां पर। ओके, इन सर्किट शोन बिलो क्या फ्लो होगा भाई। अब फिर से देखिए यहाँ पर क्या आ गया भैया, यहाँ पर आप बोलेंगे सर कैसे निकालें, क्या क्या कौन सी यहाँ पर लगाएंगे आप तरीका, केवीएल यहाँ का निकालने के लिए क्या करेंगे, केवीएल केसीएल क्या लगाएं। तो यहाँ पर अगर सर्किट को ध्यान से देखिए तो क्या है कि इस दोनों पॉइंट के बीच में एक क्या लगा है, वोल्टेज सोर्स लगा है, एक करंट सोर्स भी लगा है। करंट सोर्स क्या करता है, क्योंकि इस ब्रांच में लगा है तो इस ब्रांच में वो निर्धारित कर देता है करंट, वो कितना 5 एम्पियर का। जिस ब्रांच में लगा है उस ब्रांच में उतना ही करंट फ्लो होगा जितना करंट सोर्स की स्ट्रेंथ है, क्योंकि करंट सोर्स कितना करंट फ्लो करेगा ना ये फिक्स करता है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा ये फिक्स नहीं होता। वैसे वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये फिक्स हो जाता है, करंट कितना इसके थ्रू फ्लो होगा ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब देखिए क्या इस दोनों पॉइंट के बीच में भाई करंट, इस दोनों पॉइंट के बीच में ये जो आपका परिपथ है, ये जो ब्रांच है आपका, इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये फिक्स हो गया। इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसको कितने फिक्स कर दिया, इस लोड ने फिक्स कर दिया, इस सोर्स ने फिक्स कर दिया, सॉरी। और आपको पता है कि इसी दोनों पॉइंट के बीच में क्या लगा आपका, ये 1 ohm का रजिस्टर लगा है। इसका मतलब 1 ohm का जो रजिस्टर है ना, इसके भी जो आपके दो जो आपके टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है और आपका ओम रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का, तो करंट कितना फ्लो होगा भाई, 5 एम्पियर का फ्लो नहीं होगा क्या, 5 एम्पियर का फ्लो होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, और एसएससी जेई और जेई लेवल में जेई के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। थोड़ी सी मेहनत कर लो तो फिर मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है कि द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज, मींस क्या यहां पर क्वेश्चन क्या है कि ओम्स लॉ जो है ना, ओम्स लॉ आपका आई वी वर्सेस अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा कर्व बनेगा। ऐसा अगर कर्व बनेगा तो उसको लीनियर कर्व बोलेंगे, ऐसा अगर कर्व बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक। अगर ऐसा कर्व बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पैराबोलिक। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और ऐसा अगर कर्व बन गया आपका तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रायंगुलर, ठीक है। या फिर आपका ट्रायंगुलर, सॉरी इसको साइनसॉइडल बोलेंगे, ट्रायंगुलर ऐसा अगर बन गया तो इसको हम ट्रायंगुलर बोलेंगे। अब बताइए क्या बनेगा। तो देखिए आपको बता रहा हूं, जैसा कि हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू R इंटू आई, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि V बाई आई क्या होता है, R, जो कि क्या होता है आपका कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट। V और I क्या हो, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और लीनियरली समानुपाती होते हैं। क्यों लीनियरली, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर एस, V इक्वल्स टू R इंटू आई स्क्वायर तो नहीं है ना भाई, या v इक्वल्स टू आर इंटू स्क्वायर रूट आई तो नहीं है ना, ये सब नॉन लीनियर हो गए, ये सब क्या नॉन लीनियर हो गए। यहाँ पर देखना पावर कितना आई का, एक है, v का पावर कितना, एक है, दोनों लीनियरली रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर r आपका फिक्स हो, r आपका फिक्स हो, जिसको कि हम डीसी सर्किट में, है ना, और अपने इलेक्ट्रिकल में, है ना, अगर बहुत बारीकी से बात नहीं की जाए तो फिक्स ही होता है ना। आपका क्या है कि भाई ऐसा हो सकता है किसी कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने चलते कंडक्टर क्या हो जाए, गर्म हो जाए, जब गर्म हो जाए तो हो सकता है उसका प्रतिरोध भी चेंज हो जाए। लेकिन इतनी बारीकी से बात इलेक्ट्रिकल में मोटा मोटी तो नहीं करते हैं। हम कहाँ करते हैं भाई, जहां बहुत ही बारीक सिग्नल आपके फ्लो हो रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, तो वहां पर इतनी मोटी आपकी इतने बारीक लेवल की बात होती है, वहां पर डायनामिक रेजिस्टेंस की बात होती है। यहाँ पर क्या स्टैटिक रेजिस्टेंस, आपका स्टैटिक मींस फिक्स है, स्थिर है, तो ये फिक्स है आपका। तो यहाँ पर रिलेशन कैसा हो गया, लीनियर हो गया, है ना। हमें क्या सेलेक्ट करना है, याद रखना है, तो फैक्चुअल नॉलेज है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसमें अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये जो है सो है, इसलिए कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये आर कांस्टेंट है तो ऐसा है, अगर आर परिवर्तित होने लगे टेम्परेचर के साथ साथ
पता चला कि जिस कंडक्टर के हम आर की बात कर रहे हैं उसमें जैसे कंडक्टर फ्लो होना शुरू हुआ तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉस होगा। आई स्क्वायर आर लॉस क्या होगा, हीट के फॉर्म में होगा। फिर कंडक्टर क्या होगा, गर्म होगा। जब कंडक्टर गर्म होगा तो क्या होगा, कंडक्टर का, आपको यहां पर आप एक बहुत बड़ी फैक्ट और सुन लीजिए कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, जब कंडक्टर गर्म होता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, सेमीकंडक्टर गर्म होता है तो उसका प्रतिरोध घटता है। अपना आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कंडक्टर का प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है। ये नई बात, अलग बात है ये, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर मैं चर्चा करूं तो इस पे क्या एक ऑप्शन आपका क्या सही होगा, लीनियर, जो अपना आप में एक फैक्ट है जिसको कि दिमाग में रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए ये भी क्या है कि आपका, आपसे बता रहा हूं फैक्ट है, इस लेवल में बात अगर करें, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, थोड़ी गहराई हो जाएगी उसमें, ठीक है। आप तो क्या है इतना आप याद कर लीजिए, है ना, बोर भी होने लगेंगे। क्या वीडियो का जब लंबाई बढ़ जाता है तो फिर बच्चे क्या है थकने भी लगते हैं, ठीक है ना, क्यों ऐसा होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम का जब स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा रहता है कि फॉर लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, तो लीनियरली, समझ में आ रहा है कि नहीं, लीनियरली, देखिए गलत लिख दिया मैंने। ये सुपरपोजिशन थ्योरम इज इसेंशियली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लिनियरिटी। लिनियरिटी किसके आधार पर, लिनियरिटी के आधार पर बेस्ड होती है, याद रखना है इस बात को, ठीक है ना, ये बात को याद रखना है, याद रखने वाली बात है। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इफ आरएस, फिर से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बड़ी पसंद है आपसे, होता है एसएससी जेईई को, सर्किट थ्योरम। और आपसे बता रहा हूं कि अगर भाई टाइम कांस्टेंट, आपके जो आरसी और एलआर सर्किट होते हैं उनके टाइम कांस्टेंट, मतलब टोटल मिलाकर के 10-15 कॉन्सेप्ट हैं, और 10-15 टोटल डीसी सर्किट में, है ना। अगर कोई बच्चा क्या है कि उसको थोरोली पढ़ ले तो एसएससी जेईई की तो प्रिपरेशन हो ही जाती है, इसी के बहाने से भी जेईई की प्रिपरेशन हो जाती है ना। और हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, ये आधार क्या है, हम जो वीडियो आपके जो लेक्चर सुन रहे हैं उसका आधार क्या है कि लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स करके भी हम कई बार सीखते हैं, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसी तो करते हैं, जब कहीं ठोकर खाते हैं, कोई समस्या हमारे सामने आती है, जब उस समस्या से जूझते हैं तो सीख जाते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बस बजाय, सब यहाँ पर होना ये चाहिए कि जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जल्दीबाजी में ना हो। अगर जल्दीबाजी में प्रॉब्लम सॉल्व किया तो फिर क्या है, आपने खाना पूर्ति कर दी, है ना। इसका मतलब कि आपने किसी दूसरे की ड्यूटी कर दी, आप सीखने के मूड में नहीं हो। सीखने के लिए क्या, आराम आराम से और एक क्वेश्चन के बहाने 10 बातें करनी होती है, ऐसे क्या है कि पूरा सिलेबस ही कवर हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात हम अभी कर रहे हैं फिलहाल, ऐसे लंबा चौड़ा बात करेंगे फिर काम समय निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन यहाँ पर, इफ आरएस, आरएस क्या बेटा, फिर अभी बताया था मैंने, आरएस क्या आपका सोर्स का रेजिस्टेंस, है ना, सोर्स का रेजिस्टेंस, सोर्स क्या यहाँ पर, वोल्टेज सोर्स है। इन द सर्किट ऑफ द फिगर इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या मतलब वेरी करता है, बिटवीन 20 ओम एंड 80 ओम, मैंने 20 ओम से लेकर के 80 ओम तक वेरी कर सकता है। देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड आरएल विल बी, अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसा है भाई, आरएल का वैल्यू, आरएस का वैल्यू नहीं दिया गया है, आरएल का वैल्यू कितना दिया गया है 60। अब बोला गया है कि ये इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, भाई जिसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा ना जब आरएस भी इसके बराबर होगा। आरएस तो वेरी कर सकता है ना 20 से लेकर के 80 तक, तो 20 से लेकर के 80 तक में कौन सा वो वैल्यू है आरएस का जिसके करस्पॉन्डिंग लोड, यहाँ लोड जो है लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा, वो तो वही वैल्यू है ना जब आरएस किसके बराबर हो जाए, आरएल के बराबर हो जाए। आरएस कितना हो जाए आपका 60 ओम हो जाए, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा। जब मैक्सिमम पावर, अच्छा मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा तो निकाल लेते हैं करंट, यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा भाई, करंट हो जाएगा यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाई 60, और 60 120, 1/3, 1/3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। 1/3 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो यहाँ का पावर निकालने हैं, पीएल कितना हो जाएगा, पीएल हो जाएगा हमारा कितना भाई, आई का स्क्वायर इंटू आर एल, 1/9, आई का स्क्वायर 1/9 आ जाएगा, और आर एल कितना है 60। अब 60/9 भाई कर लीजिए कितना आएगा, 60/9 कितना आता है, मैं 3 से अगर कैंसिल करूं तो कितना आ जाएगा 20/3, और 20/3 कितना आता है 6.67। ये आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हमारे दो और क्वेश्चन बचे हैं, हम क्या है कि एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन करते हैं, ताकि छोटा पार्ट रहेगा तो आप उबेंगे नहीं, बार बार उसको रिवाइज रिपीट कर पाएंगे, ठीक है। कई बार क्या है कि एक बार में समझ में नहीं आती, तो कई बार बात, लर्निंग जो है ना बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उस पर उबने से काम नहीं चलता। आपने अगर एक दिन में 5-7 बातें भी सीख ली तो जरूर आप क्या है कि आप अच्छे दिशा में अग्रसर हो, घबराने से काम नहीं चलता। हम भी अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, बिल्कुल चलते सुनती बात नहीं बता रहे हैं। हमने या फिर किसी भी इंसान ने जो कुछ भी सीखा है ना, बहुत धीरे धीरे सीखा है ना।
इसलिए पेशेंस रख के काम करना चाहिए। यूपीएससी की जब लोग प्रिपरेशन करने जाते हैं तो कई बार क्या होता है, एक बंदा एक ही साल में क्रैक करना चाहता है, ऐसे करते करते उसको 4-5 साल लग जाते हैं। और कोई बंदा क्या है कि शुरू में जाकर के क्या 2 साल की प्लानिंग कर लेता है। क्यों कर लेता है? जानता है 1 साल में होने वाला है नहीं। तो 2 साल में क्या है कि बहुत थोरोली अच्छा से जब जम के पढ़ाई करता है तो 2 साल के बाद कलेक्टर बन के निकलता है। और 1 साल के वाला जिसने प्लानिंग की ना, वो क्या है कि भाई 1 साल में इसी बार करने के चक्कर में गहराई से पढ़ता ही नहीं। इस बार के एग्जाम दे लिया, फिर अगली बार भी टारगेट बना दिया, फिर गहराई से पढ़ा नहीं, फिर अगली बार टारगेट गहराई से पढ़ा नहीं। भाई जो गहराई जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल होना चाहिए। और लर्निंग क्या है कि आपकी ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। डेवलपमेंट क्या है? आपका ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप में जो वृद्धि होगी वो धीरे धीरे होगी। आप क्या है कि आप बच्चे से इतने बड़े हो गए, आपको पता है कि किसी एक दिन में कोई खास आप में विकास नहीं दिखा होगा, धीरे धीरे दिखा होगा। आपके माता पिता को भी कोई एक दिन कोई विकास आप में नहीं दिखा होगा, है ना। क्या है कि बस ये याद किया जाता है कि अरे आज से 10 साल पहले इतना छोटा था, आज इतना बड़ा हो गया। तो डेवलपमेंट इतना धीरे धीरे होता है, ये प्रकृति के नियम है। और हम जो सीखते हैं भी प्रकृति के नियम के अनुसार सब आपके क्या है कि नियमबद्ध है, तो वो भी उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेजुअल प्रोसेस है, घबराने से काम नहीं चलता। अगर आपने क्या है कि एक दिन में विश्वास करिए आप, है ना, इफेक्ट बता रहा हूं कि कोई ऐसा भी नहीं कर पाता एक दिन में। अगर क्या है कि आपने 5 बातें भी सीख ली, मतलब आपकी क्षमता हो गई, आपकी एबिलिटी हो गई, तो आप क्या है कि 1-1.5 साल में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम क्रैक करने वाले हो जाते हो। और मालूम है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिनका नहीं होता है, जिन लोगों का नहीं होता, वो क्या करते हैं, एक दिन में 20 सीखने के चक्कर में उसको भी नहीं सीखते और फिर अगले दिन सीखते ही नहीं। डिसकंटिन्यूटी बहुत होती है। तो हमारा जो 10 क्वेश्चन का सीरीज है ना, इतना जबरदस्त है कि सिर्फ 10 क्वेश्चन आप देखिए और 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी बातें मैं बोल रहा हूं सब नोट डाउन कर लीजिए, उतना सीख जाइए। देखिए, आपसे बता रहा हूं कि लगभग 250 पौने 300 क्वेश्चन है हमारे डीसी सर्किट में। 250 पौने 300 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए समझ समझ के, तो डीसी सर्किट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। एसएससी जेई की तो बात ही छोड़िए, एसएससी जेई का तो हो ही जाएगा। बाकी दूसरे जितने जेई के एग्जाम है ना, सबके क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो घबराने से काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्या टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर, ये जो नेटवर्क आपका दिख रहा है ना जो फिगर में, आपका इसका टाइम कांस्टेंट हमें निकालना है। टाइम कांस्टेंट किसका? मतलब अब इस नेटवर्क का। अब नेटवर्क में टाइम कांस्टेंट निकाली क्यों रहे हैं? क्योंकि इसमें या तो सी होगा नहीं तो एल होगा, या तो कैपेसिटर होगा नहीं तो इंडक्टर होगा। हाँ भाई कैपेसिटर है। अब देखिए यहां पर क्या दिख रहा है कि यहां पर हमने स्विच को ओपन कर रखा है, ऐसा दिया गया ना। अगर ऐसा दिया गया हो तो मतलब इसका करते हैं बाद में इसको ऑन करते। अगर ये ऊपर की ओर दिया गया आपका ये एरो, इसका मतलब क्या है कि हम स्विच को हमने क्या क्या कैपेसिटर को चार्ज करके स्विच को ऑन कर दिया है। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब हमने स्विच को ऑन कर दिया तो जब डिस्चार्ज हो गया तो फिर क्या है कि ये जो आपका कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर को कितना टाइम कांस्टेंट, ये जो आपका सी और आर सर्किट है इसका कितना टाइम कांस्टेंट हुआ। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। आपको क्या है टाइम कांस्टेंट कैसे किसी सर्किट में निकालते हैं, इसको थोड़ा डिटेल से भी स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप एकाएक नहीं कर पाएंगे, और उसके जो शॉर्टकट अच्छे तरीके होते हैं वो भी क्या है कि अच्छा से सीखना जरूरी है। इतना छोटा भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है कि मैं बहुत फास्ट आपको बता दूं। फास्ट बताऊंगा तो फिर ना ही मुझे बताने में मजा आएगा, नहीं आपको सीखने में मजा आएगा, है ना। तो उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2-3-4 अगर आप कर लें तो फिर क्या है कि आपके लेवल का, है ना, जितने भी टाइम कॉन्स्टेंट के क्वेश्चन है ना वो देखते से आप बता दोगे, है ना। थोड़ा सा हो सकता है या फिर 1-2 मिनट में बता दोगे। तो उसको क्या है कि मैं हमारे जो प्लेलिस्ट में वीडियोज हैं वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने देखिए हमें सोचना क्या है कि इस कैपेसिटर आपका क्या चार्ज हो गया, जब चार्ज हो जाएगा तो ये डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा। चार्ज होगा तो चार्जिंग के समय तो इसमें करंट इधर से फ्लो हो रही थी, पोटेंशियल इधर आपका डेवलप हुआ था। जब डिस्चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल की पोलैरिटी तो वही रहेगी लेकिन करंट की दिशा बदल जाएगी। अब इधर से करंट फ्लो होने लगेगा ड्यूरिंग डिस्चार्ज, लेकिन डिस्चार्ज में इधर तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इधर तो ओपन सर्किट भी है। तो जाएगा कैसे, जाएगा इधर, इधर फिर ये सर्कुलेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे ही जाएगा ना। इस ये जो डिस्चार्जिंग जो करंट है, इस करंट को टोटल कितना रेजिस्टेंस मिला, 2R का रेजिस्टेंस मिला, मिला कि नहीं। इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ड्यूरिंग चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, जो आपका चार्जिंग करंट है या डिस्चार्जिंग करंट है उसके पाथ में कितना रेजिस्टेंस मिला, उसी रेजिस्टेंस को हमें निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। और क्या है कि अगर आपका सीआर सर्किट है तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाता है भाई, सी इंटू वो रेजिस्टेंस जो आपके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के पाथ में मिला था। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग के पाथ में कितना रेजिस्टेंस मिला, 2R। इसका टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू 2CR। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, ट्रू होगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एंड इट्स थेवेनिन्स इक्विवेलेंट आर शोन इन बिलो द वैल्यूज ऑफ VTH एंड RTH। यहाँ पर थेवेनिन इक्विवेलेंट हमें निकालना है छोटे से सर्किट का, जहां पर एक क्या आपका
आपका वोल्टेज सोर्स है, एक दो रेजिस्टेंसेज हमारे 120 और 80, है ना। तो देखिए यहाँ पर तो क्या है कि पहले वीटीएच निकालते हैं। वीटीएच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपका यहाँ का वोल्टेज हमें निकालना है, यहाँ का वोल्टेज निकालना है। देखिए यहाँ का ये जो वोल्टेज है ना, ये दोनों आपके जो सीरीज आपके में कनेक्टर दोनों रजिस्टर्स जो है ना, यहाँ पर ये वोल्टेज क्या होगा, कनेक्ट आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ का वोल्टेज वीटीएच अगर है, ये कितना आपका वीटीएच है, तो वीटीएच किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये वीटीएच हो जाएगा। आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए। वोल्टेज डिवीजन की रूल क्या होता है भाई, कि जहां का हमें वोल्टेज निकालना है वो रेजिस्टेंस, हमने मान के चलिए इसको R1 माना, इसको R2 माना, तो वो रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस या फिर जितने रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड थे, तो R1 प्लस R2 इंटू टोटल आपका पोटेंशियल ये 10, तो कितना आ गया भाई RL R2 है, सॉरी R2 कितना भाई 80, और कितना हो गया 200, क्योंकि 80 प्लस 120 200 इंटू 10, ये कितना हो गया भाई 20, और कितना हो गया भाई, ये मेरे ख्याल से आ गया आपका 4। ये 4 कितना आ गया, ये 10, ये कितना आएगा भाई, 10 से करेंगे कितना आ गया 20, 4 वोल्ट, एम्पियर नहीं होगा ना, वोल्ट होगा। 4 वोल्ट यहां पर क्या हो जाएगा वीटीएच, वीटीएच कितना हो जाएगा आपका 4 वोल्ट, वीटीएच कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अच्छा अब क्या निकालना है भाई, यहाँ का आरटीएच निकालना है। 4 वोल्ट मीन ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, आरटीएच निकालना है। आरटीएच निकालने का मतलब क्या है कि हमें इस दोनों टर्मिनल के रेस्पेक्ट में निकालना है। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, हम किसी रेजिस्टेंस को निकालते हैं किसी दो टर्मिनल, खास तो टर्मिनल के बीच में, इसका मतलब क्या है कि उसी टर्मिनल से हमें क्या सोचना चाहिए, करंट इंटर कर रहा है और निकल रहा है। तो ये करंट इंटर करेगा तो क्या हो, करंट यहां बढ़ जाएगा, यहां बढ़ जाएगा, यहां बढ़ जाएगा, तो फिर ऐसे आएगा और यहां से आएगा, दोनों मिलकर करंट इधर बाहर निकल जाएंगे। तो क्या हमें क्या है कि वीटीएस निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, करंट सोर्स को उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स का आइडियल वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, ठीक है। और आइडियल करंट सोर्स का कितना होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या वोल्टेज सोर्स है, तो इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इसको हम ऐसे रिप्लेस करेंगे भाई, शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि इसका 0 होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका ये R1 हो गया 120, और यहाँ पर क्या हो गया आपका R2 हो गया भाई, कितना हो गया ये 80। ठीक है, सर्किट हमारी ऐसी बन गई, है ना। करंट हमारा कहाँ से फ्लो हो रहा है, इधर से निकल रहा है। तो करंट एक यहाँ गया, एक करंट यहाँ गया, दोनों करंट इधर आ गए, आकर के यहाँ निकल गए। तो देखिए ये आपको ध्यान से देखिए, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर पैरेलल में हुए कि नहीं भाई, इसका ये वाला परिपथ, ये वाला टर्मिनल, बात तो यही है ना, इस टर्मिनल को कहिए, फिर ये सब पॉइंट तो पोटेंशियली सेम ही है। ये टर्मिनल दोनों का एक जगह है, ये टर्मिनल दोनों का एक जगह है, तो दोनों आपके पैरेलल में है। तो यहाँ पर आरटीएच किसके बराबर हो जाएगा, जो आरटीएच है ना वो बराबर हो जाएगा भाई कितने, R1 इंटू R2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला R1 प्लस R2, इसका मतलब कितना हो गया भाई 80 इंटू 120, और ये 80 प्लस 120 कितना होता है 200, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कट गया 6, कितना हो गया 48। तो कितना आ गया हमारा ये यहाँ पर, ये तो हमने ऐसे निकाल दिया था। तो 4 वोल्ट एंड 48 ओम का क्या हो जाएगा आपका, ये वीटीएच कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, आरटीएच कितना आ जाएगा 48 ओम। ओके, तो आज के हमने 10 क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, मेरी तो पूरी प्रयास है कि आपको मजा आए, बस क्या है कि आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना ताकि आपको मजा आए, सिर्फ टीचर के प्रयास से मजा नहीं आता। ओके बेटा, तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं, है ना। टेक केयर, बाय।